हेलो जी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड और ईटीएफ को लेकर के थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि ईटीएफ सबसे बेस्ट हैं, कुछ लोगों को ये समझ नहीं आता तो वो कम्प्लीटली म्यूचुअल फंड फॉलो करते हैं। इवेंचुअली या तो आप किसी एक कैंप के कंप्लीट फॉलोअर बन जाते हैं या फिर इन सबको मिला जुला करके अपने पोर्टफोलियो में एक खिचड़ी सी बना लेते हैं। मैंने भी ये गलती की। मुझे भी पहले लगता था कि शायद कोई एक सोल्यूशन परफेक्ट है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे समझ में आने लगा कि ये तीनों ही टूल्स किसी एक स्पेसिफिक पर्पस को रिजॉल्व करते हैं और अगर इन टूल्स को ध्यान से समझा जाए तो फिर इनको सही जगह पर यूज़ किया जा सकता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं इन तीनों ही इन्वेस्टमेंट मेथड्स को काफ़ी डिटेल में बहुत सिंपल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस मेथड को किस सिचुएशन के अंदर आप सबसे इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है जो अपने इन्वेस्टमेंट मेथड को बहुत केयरफुली समझ करके इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरा नाम अमित उपाध्याय है और एक लंबे कॉर्पोरेट करियर के बाद रिसेंटली मैंने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव किया है और इस चैनल और वीडियोस के थ्रू मैं अपनी लर्निंग आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। इन तीनों मेथड को समझने से पहले हमें एक्टिव इन्वेस्टिंग और पैसिव इन्वेस्टिंग के बारे में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको हम एक बड़े ही इंटरेस्टिंग और सिंपल से एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। सपोजिटली आप फिटनेस कॉन्शियस हैं और आप अपने लिए एक बहुत ही इफ़ेक्टिव डाइट प्लान चुनना चाहते हैं। ऐसे में आप एक किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं जो कि आपको बताता है कि उसके पास मल्टीपल डाइट प्लान्स हैं, आप उसमें से कोई भी एक डाइट प्लान चुन लीजिए और उस डाइट प्लान के बेसिस पे जो भी इंग्रेडिएंट्स होंगे वो आपको एक बास्केट बना करके वो आपको रेगुलरली डिलीवर करता रहेगा। इसमें वो बास्केट के इंग्रेडिएंट्स के बेसिस पे जो उनकी मार्केट प्राइस है उसके बेसिस पे वो आपके बास्केट का प्राइस डिफाइन करेगा और उसमें लगभग 1 या 2% एक्स्ट्रा अपनी फीस ऐड करेगा बिकॉज़ वो इसके लिए कंटिन्यूसली रिसर्च कर रहा है। वो ये देख रहा है कि कौन से इंग्रेडिएंट्स आपके लिए और भी अच्छे हो सकते हैं या कौन से इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिमूव कर देने चाहिए। ये बैलेंसिंग वो कंटिन्यूसली करता रहता है। तो इस मेथड को अगर हम इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में अगर हम देखेंगे तो इसको हम एक्टिव इन्वेस्टिंग कहते हैं, जहाँ पर कि एक फंड मैनेजर जैसे कि न्यूट्रिशनिस्ट जैसा वो आपके फंड को मैनेज करता है जो कि किसी एएमसी का पार्ट होता है। जो हम डाइट प्लान बोल रहे हैं वो तरह तरह के म्यूचुअल फंड उस एएमसी के अंडर में होते हैं जिसमें से कि आपको एक म्यूचुअल फंड चुनना होता है। उसके बेसिस पे जो म्यूचुअल फंड की बास्केट बनेगी वो एक तरीके से आपकी न्यूट्रिशन बास्केट की तरह है जिसे कि हम म्यूचुअल फंड यूनिट्स बोलते हैं। और इस म्यूचुअल फंड बास्केट की जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो डिफरेंट स्टॉक्स हैं जिनका कि कलेक्शन बना करके एक म्यूचुअल फंड बनाया जाता है और इसमें लगने वाला जो कमीशन है जो कि म्यूचुअल फंड मैनेजर इस पूरे फंड को मैनेज करने के लिए ले रहा है, इसे हम म्यूचुअल फंड की दुनिया में एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं, जो कि लगभग एक एक्टिव इन्वेस्टमेंट के केस में 1 से 2% के बीच में होता है। अब पैसिव इन्वेस्टिंग को समझने के लिए हम अपने एग्जाम्पल पे वापस आते हैं। व्हाट इफ़ आपको ये लगता है कि आपको न्यूट्रिशन के बारे में डिसेंट नॉलेज है, एट द सेम टाइम बहुत सारे प्री डिफाइंड हेल्थ प्लान्स जो कि स्टैंडर्डाइज्ड हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं। आपको किसी एक न्यूट्रिशनिस्ट की ज़रूरत नहीं है जो कि कंटिन्यूसली आपके डाइट प्लान को बैलेंस करता रहे। तो ऐसे सिचुएशन में आप ऐसे किसी भी स्टैंडर्ड हेल्थ प्लान बास्केट को फॉलो कर सकते हैं। इस मेथड को अगर हम इन्वेस्टिंग वर्ल्ड के अंदर रेप्लिकेट करेंगे तो इसे हम पैसिव स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग कहते हैं, जहाँ पर कि आप रादर देन कोई एक फंड मैनेजर जो कि कंटिन्यूसली आपके फंड को चेंजेस करता रहेगा, एडजस्ट करता रहेगा, उसके बजाय आप कोई स्टैंडर्ड इंडेक्सेस फॉलो करेंगे। ये इंडेक्सेस जो हैं किसी भी तरीके के एक हेल्थ बास्केट की तरह से हैं जो कि प्री डिफाइंड हैं और उनके पीछे काफ़ी हद तक काफ़ी रिसर्चेस हो चुकी हैं। चूँकि इसमें कंटिन्यूसली रिसर्चेस और चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है तो जनरली इसके बेसिस पे क्रिएट की हुई बास्केट जो है वो काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव होने वाली हैं। बीएसई और एनएसई ने ऐसे 100 से भी ज़्यादा इंडेक्सेस क्रिएट किए हुए हैं जो कि डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स बहुत सारे स्टॉक के कलेक्शन बना करके उनका एक इंडेक्स क्रिएट किया हुआ है।
जिसमें कि वन ऑफ द मोस्ट कॉमन है जो कि निफ्टी 50 या सेंसेक्स, जो कि हमारे ब्रॉड बेस्ड मार्केट के जो मेजर कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स को मिला करके उनका एक बास्केट बनाया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि इस सिचुएशन के अंदर आप किसी फंड मैनेजर के थ्रू कंटिन्यूसली अपने बास्केट में चेंजेस नहीं कर रहे हैं, आप किसी एक इंडेक्सेस को फॉलो कर रहे हैं और उस इंडेक्स की परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपके इन्वेस्टमेंट का परफॉर्मेंस डिफाइन होता रहता है। यहाँ पर एक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है कि आप जब एक इंडेक्स के बेसिस पे अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये दो तरीके से हो सकते हैं। पहला है इंडेक्स म्यूचुअल फंड और दूसरा है ETF, जिसे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी बोलते हैं। इसको अगेन हम अपने उस सिंपल एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको सेम हेल्दी बास्केट ख़रीदनी है तो आप किसी ग्रोसरी स्टोर को बता सकते हैं कि मुझे ये स्पेसिफिक हेल्दी बास्केट के इंग्रेडिएंट्स चाहिए और वो ग्रोसरी स्टोर वो सारे इंग्रेडिएंट्स को कलेक्ट करके आपको दिन के अंत में वो एक हेल्थ बास्केट आपको डिलीवर कर देता है। अब चूंकि उसके पीछे वो कोई रिसर्च नहीं कर रहा है, सिंपली एक इंडेक्स को फॉलो कर रहा है, तो उसके लिए एक बहुत ही नॉमिनल फ़ी चार्ज करेगा। और इसी को अगर हम इन्वेस्टिंग वर्ल्ड के अंदर देखते हैं तो इसे इंडेक्स म्यूचुअल फंड बोलते हैं। यहाँ पर इस तरीके का जो ग्रोसर है वो आपका AMC होता है, जो कि आपको ये बास्केट प्रोवाइड कराता है और जिस इंडेक्स को आप फॉलो करते हैं वो उसका बेंचमार्क इंडेक्स होता है। और दूसरा मेथड होता है जिसमें कि आपका ग्रोसरी स्टोर आपको डायरेक्टली ये बास्केट सेल नहीं करता, वो ग्रोसरी स्टोर इन बास्केट्स को एक मार्केट के अंदर लिस्ट कर देता है और वहाँ पर उन बास्केट्स की ट्रेडिंग शुरू हो जाती है, जिसमें कि कुछ लोग उसको बाय कर रहे हैं और कुछ लोग उसको सेल कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन के अंदर आप समझ सकते हैं कि पूरे दिन उस प्राइसेस के अंदर थोड़े फ्लक्चुएशन होते रहेंगे, क्योंकि उसके इंग्रेडिएंट फिक्स्ड हैं और उन इंग्रेडिएंट के प्राइसेस भी मार्केट में फिक्स्ड हैं। तो वो फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा नहीं होगा, बट फिर भी एट एनी पॉइंट ऑफ द डे कितने बायर्स हैं और कितने सेलर हैं उसके बेसिस पे प्राइस के अंदर फ्लक्चुएशन होना शुरू हो जाता है। और इसको अगर हम इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में देखते हैं तो ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं। ये वही इंडेक्सेस को फॉलो करते हैं जिनको कि इंडेक्स म्यूचुअल फंड फॉलो कर रहे हैं। द ओनली डिफरेंस इज दैट कि इसको आप म्यूचुअल फंड कंपनी से खरीदने के बजाय आप मार्केट में जाकर के ट्रेडिंग के फॉर्म में खरीदते हैं। इंग्रेडिएंट सेम ही होते हैं और उनकी प्राइसेस भी सेम होती है, बट बिकॉज इस लिस्टिंग मेथड की वजह से एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको उस बास्केट का जो प्राइस मिल रहा होता है वो थोड़ा अलग और चेंज हो सकता है। तो आपको इसके थ्रू एक्टिव इन्वेस्टिंग और पैसिव इन्वेस्टिंग समझ में आ गई होगी। एक्टिव इन्वेस्टिंग जिसमें कि कोई एक फंड मैनेजर आपके लिए एक्टिवली फंड को मैनेज करता रहता है, उसके लिए वो ज़्यादा फीस लेता है। मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड्स, चाहे वो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड हो, मिड कैप म्यूचुअल फंड हो, फ्लेक्सी कैप फंड हो, ये सभी इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। दूसरा पैसिव स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग, जिसमें कि आप किसी इंडेक्स को फॉलो करते हैं। इसमें कोई एक्टिव चेंजेस आपके स्टॉक्स के अंदर इतना नहीं होता है जब तक कि वो इंडेक्स ही चेंज ना हो जाए। तो इससे जुड़े हुए जो इन्वेस्टमेंट टूल्स हैं वो हैं इंडेक्स म्यूचुअल फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जिन्हें हम ETF भी बोलते हैं। तो आइए इस तीनों मेथड्स को थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। सो अगर हम एक्टिव स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग देखते हैं जो कि म्यूचुअल फंड है, उनमें जो प्रोज हैं उसमें पहला है कि यहाँ पर चांसेस ऑफ आउट परफॉर्मेंस होती है, क्योंकि एक म्यूचुअल फंड मैनेजर इन्वॉल्व है तो उसके बेसिस पे वो डिसीजन ले सकता है और अपने इंडेक्सेस को आउट परफॉर्म भी कर सकता है। दूसरा बेनिफिट है कि म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी होती है टू स्पॉट द अपॉर्चुनिटीज़ कि कौन सा स्टॉक अंडर वैल्यूड है और उसके बेसिस पे वो उसे चुन सकता है। तीसरा बेनिफिट है कि उसके पास रिस्क को अवॉइड करने का मेथड हो सकता है। वो कुछ हेजिंग स्ट्रैटेजीज़ ले सकता है। अगर स्टॉक ओवर वैल्यूड हैं तो उस सिचुएशन के अंदर अपनी कैश की पोजीशन बना सकता है, वो डेट में भी इन्वेस्ट कर सकता है, या फिर कोई स्टॉक कंप्लीटली अंडर परफॉर्म कर रहा है तो उसको सेल करके अपने पोर्टफोलियो से
बाहर भी निकाल सकता है। चूँकि फंड मैनेजर के पास अपनी एक रिसर्च टीम होती है, तो इस सिचुएशन के अंदर वो कंटिन्यूसली इन सब अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढता रहता है और वो इन सब के लिए बाउंड नहीं है कि वो किसी एक इंडेक्सेस के इंग्रेडिएंट्स को ही फॉलो करे, वो अपने इंग्रेडिएंट्स खुद चुन सकता है। इससे जुड़े हुए कुछ कॉन्स हैं। पहला कॉन है कि क्योंकि यहाँ पर एक फंड मैनेजर और उसकी रिसर्च टीम इन्वॉल्व है, तो इसके कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा होगा। दूसरी इससे जुड़ी हुई रिस्क है कि यहाँ पर चांसेस ऑफ अंडर परफॉर्मेंस भी हो सकते हैं। अगर हम स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की 2024 की रिपोर्ट को देखते हैं, तो लगभग 93% ऑफ द लार्ज कैप म्यूचुअल फंड 5 साल के ड्यूरेशन के अंदर अपने इंडेक्सेस से अंडर परफॉर्म करते हैं। और यही अगर हम स्मॉल कैप एंड मिड कैप में देखते हैं, तो 77% ऑफ द फंड 5 ईयर की ड्यूरेशन के अंदर अपने इंडेक्सेस से अंडर परफॉर्म करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपने गलत फंड चुन लिया है, तो उस केसेस में आप इंडेक्सेस को आउट परफॉर्म करने के बजाय आप अंडर परफॉर्म कर सकते हैं। तीसरा इसमें कौन है कि यहाँ पर आप म्यूचुअल फंड मैनेजर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, उसके गलत डिसीजन से आपके ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पर इम्पैक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर आप कितनी केयरफुली इसको सेलेक्ट करेंगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और लास्ट पार्ट है कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है समझने के लिए, क्योंकि एक म्यूचुअल फंड की क्या स्ट्रैटेजी है उसको आप समझ नहीं सकते, आपको कम्प्लीटली उस पर रिलाई करना होगा, क्योंकि वो स्ट्रैटेजी लगातार बदलता रह सकता है और आप उसको किसी भी तरीके से कम्प्लीटली फॉलो नहीं कर पाएंगे। यही अगर हम पैसिव स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग के प्रोज एंड कॉन्स को देखने की कोशिश करते हैं, तो पहला प्रोज है कि यहाँ पर कॉस्ट कम होगी क्योंकि उसके पास कोई ऐसी रिसर्च टीम नहीं है। दूसरा बेनिफिट है कि ये थोड़े से सिंपल एंड ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि आपको पता है कि किस इंडेक्स के अंदर इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो इसलिए आपको क्लियरली ये विजिबिलिटी रहती है कि आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ जाने वाला है। ये स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग थोड़ी सी कम वॉलेटाइल है, क्योंकि ये अपने इंडेक्सेस को फॉलो कर रहे हैं, तो इंडेक्सेस से बहुत ज़्यादा डेविएशन नहीं होता है। और लास्ट इसका प्रोज है कि यहाँ पर आप एक ह्यूमन स्किल पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई एक एक्टिव फंड मैनेजर नहीं है, तो उसकी की हुई गलतियों से आप इम्पैक्ट होने के चांसेस बहुत कम हैं। तो इससे जुड़े हुए कौन से कि यहाँ पर चांसेस ऑफ आउट परफॉर्मेंस कभी भी नहीं है, क्योंकि वो इंडेक्सेस को फॉलो कर रहे हैं, तो इंडेक्सेस के आसपास ही उनका रिटर्न होता है, ज़्यादा नीचे भी नहीं गिर सकता और बहुत ज़्यादा उसको आउट परफॉर्म भी नहीं कर सकता है। यहाँ पर दूसरा रिस्क आपके पास होता है कि आप इंडेक्सेस के फॉल पे कम्प्लीटली डिपेंडेंट हैं। जैसे कि एक्टिव इन्वेस्टिंग के अंदर फंड मैनेजर कुछ डिसीजन लेकर के अपने रिस्क को कम कर सकता है, चूँकि यहाँ आप 100% उन इक्विटीज़ में इन्वेस्टेड हैं, तो अगर वो गिरना शुरू करती हैं तो आपके पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आप उसे ऑफसेट कर सकते हैं। तीसरा कौन है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि आपका फंड कम्प्लीटली डिपेंडेंट है उस इंडेक्सेस पे, तो अगर उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स या स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो फंड मैनेजर के पास कोई भी ऐसा चॉइस नहीं है कि वो उनको चेंज कर सकता है। अगर हम पैसिव इन्वेस्टिंग के दोनों ऑप्शंस को कंपेयर करके देखेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये क्लैरिफाई करूँगा, दोनों ही मेथड के अंदर कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ इंडेक्स म्यूचुअल फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की, क्योंकि दोनों ही इंडेक्सेस को फॉलो कर रहे हैं, तो उनके रिटर्न्स में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से वो इम्प्लीमेंट किए गए हैं उसकी वजह से उनके कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। आइए इसको देखते हैं। इंडेक्स म्यूचुअल फंड का सबसे पहला प्रो है कि ये काफ़ी सिंपल टू इम्प्लीमेंट है, क्योंकि इसमें पूरे दिन के एंड में सिर्फ एक एनएवी जनरेट होती है, तो इन्वेस्टर के लिए बहुत सिंपल है इसके अंदर इन्वेस्ट करना। यहाँ पर टेम्पटेशन भी काफ़ी कम होता है कि आप बेस्ट प्राइस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। दूसरा बेनिफिट है, चूँकि ये म्यूचुअल फंड है, तो इसमें म्यूचुअल फंड के स्टैंडर्ड बेनिफिट जैसे कि एसआईपी, एसडब्ल्यूपी या एसटीपी जो है बहुत आसानी से इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। इससे जुड़े हुए कॉन्स हैं, पहला ये कि इनका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा होता है।
कंपेयर टू अ स्टैंडर्ड म्यूचुअल फंड ये काफ़ी कम है। जैसे कि स्टैंडर्ड म्यूचुअल फंड में ये 1% या 1.5%, 2% तक हो सकता है। यहाँ पर इनका एक्सपेंस रेशियो 0.1 या 0.2% के करीब होता है, जो कि काफ़ी कम है, बट स्टिल आपके ETF से थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। दूसरा कौन है कि आप इसे सिर्फ बाय द एंड ऑफ द डे के प्राइस के बेसिस पे ही खरीद सकते हैं। आपके पास दिन के फ्लक्चुएशन के बेसिस पे कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन सकती है। और तीसरा इससे जुड़ा हुआ कौन है कि यहाँ पर आपको प्राइस की प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि आप इसमें एक अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और वो प्राइस उस दिन के एंड में जो भी उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, जो भी स्टॉक्स हैं, उनके प्राइस के बेसिस पे उस दिन की NAV डिसाइड होती है, जो कि आपको अगले दिन ही पता चलने वाली है कि वो क्या मिलने वाली है। अगर हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के प्रोज एंड कॉन्स को देखने की कोशिश करते हैं तो पहला प्रोज है कि यहाँ पर कॉस्ट काफ़ी कम होता है। ये जनरली 0.05% या 0.1% के आसपास रहता है, जो कि आपके इंडेक्स म्यूचुअल फंड के लगभग आधे के बराबर होता है। दूसरा बेनिफिट है कि यहाँ पर आप इसको दिन के किसी भी टाइम में खरीद सकते हैं, तो आप एग्जैक्ट प्राइस किस पर खरीद रहे हैं आपको ये पता होता है। और इससे जुड़ा हुआ तीसरा बेनिफिट है कि आपके पास बेहतर ट्रांसपेरेंसी होती है। आप एग्जैक्ट प्राइस चुन करके उस समय उसे खरीदते हैं। और चौथा बेनिफिट है कि अगर आप इसमें ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो चूंकि ये मार्केट में लिस्टेड हैं और इन पे ट्रेडिंग हो रही होती है, तो आप उससे चाहें तो इंट्राडे या फिर कुछ दिनों के ड्यूरेशन के अंदर उसमें ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। इससे जुड़े हुए कॉन्स हैं, पहला कि आपको इसमें इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है, क्योंकि ये मार्केट में ही ट्रेडेड होते हैं। दूसरा इससे जुड़ा हुआ कौन है कि यहाँ पर प्राइस फ्लक्चुएशन होते हैं, तो अगर आप करेक्ट तरीके से स्पॉट नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो भी आप एडिशनल कॉस्ट एडवांटेज ढूंढ रहे थे, वो कॉस्ट एडवांटेज वहाँ पर लॉस भी हो सकता है। और तीसरा जो एक स्टैंडर्ड ट्रेडिंग रिस्क है, जो कि किसी भी ट्रेडिंग के अंदर जुड़ा हुआ होता है कि प्राइस आप सही टाइम पे ले रहे हैं या आपके पास वॉल्यूम करेक्ट है या नहीं है उसको ट्रेड करने के लिए, वो रिस्क हमेशा बना रहता है। अब इन तीनों मेथड को समझने के लिए यहाँ पर हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं, जहाँ पर कि हम किसी एक इंडेक्स के करस्पॉन्डिंग एक म्यूचुअल फंड, एक ETF और एक इंडेक्स फंड को देखेंगे और उनकी परफॉर्मेंस को थोड़ा सा कंपेयर करके हम देखते हैं कि ये करेक्ट डिसीजन यहाँ पर क्या होगा। तो इस कंपैरिजन को करने के लिए मैंने यहाँ पर HDFC लार्ज कैप फंड, HDFC निफ्टी 50 इंडेक्स फंड और निफ्टी 50 ETF फंड को चुना है। ये तीनों ही एक ही इंडेक्सेस को बेंचमार्क रखते हैं, जो कि निफ्टी 50 है। तो देखते हैं कि इन तीनों के परफॉर्मेंस इस इंडेक्स के करस्पॉन्डिंग कैसी होती है। तो यहाँ पर अगर हम HDFC लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को देखते हैं, जो कि एक एक्टिवली मैनेज फंड है, तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया था एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है, विच इज़ अराउंड 1%। बट अगर हम कैटेगरी के करस्पॉन्डिंग इसकी परफॉर्मेंस को अगर हम देखते हैं तो कैटेगरी की परफॉर्मेंस 5 ईयर पे 21.1% है, और ये इससे ईजीली करीबन 2.5% आउट परफॉर्म कर रहा है। और यही अगर हम निफ्टी 50 इंडेक्स म्यूचुअल फंड को देखते हैं तो यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो कंसिडरेबली कम होता है, जैसा हमने पहले भी बात किया था, लगभग 0.2% है। बट अगर इसके कैटेगरी के परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस 20.8% है अगेंस्ट द कैटेगरी एवरेज ऑफ 21.1%। और यही जब हम निफ्टी 50 ETF फंड को देखते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कंसिडरेबली कम है, जो कि लगभग 0.05% है। बट अगर हम इसके परफॉर्मेंस रिटर्न को देखते हैं तो कैटेगरी एवरेज के ये एब्सोल्युटली सेम रिटर्न दे रहा है। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो के लास्ट पार्ट पर पहुंचते हैं, जहां पर कि मैं अपना फाइनल रिकमेंडेशन बताना चाहूँगा। इसमें मैं कहूँगा कि म्यूचुअल फंड अगर सही चॉइस की जाए तो वो आपको इंडेक्सेस से बेहतर रिटर्न दे सकते हैं, बट यहाँ पर करेक्ट चॉइस होना बहुत ज़रूरी है।
आप चाहें तो मेरा एक लास्ट वीडियो देख सकते हैं जहां पर कि मैंने क्लैरिफाई किया है कि राइट म्यूचुअल फंड कैसे चुनना है। कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज के लिए म्यूचुअल फंड बेटर सूटेबल हैं, जैसे कि फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप, जहां पर कि आप फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी देना चाहते हैं कि वो कौन से स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में रखना चाहता है। स्पेसिफिकली फॉर सम कैटेगरीज लाइक लार्ज कैप फंड, वहां पर शायद इंडेक्स बेहतर चॉइस हो सकती है। गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं, क्योंकि एनी विच वेज लार्ज कैप कंपनीज जो है प्री डिफाइंड हैं, तो वहाँ पर म्यूचुअल फंड कोई बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक चॉइसेस नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी उनके पास भी नहीं होती है। इंडेक्स फंड और ETF के अंदर कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, इस डिटेल में बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत मुझे नहीं लगती है। एक एवरेज इन्वेस्टर के लिए इंडेक्स म्यूचुअल फंड काफ़ी हद तक सफिशिएंट होते हैं, ये काफ़ी सिंपल है इन्वेस्ट करना इनके अंदर, तो एक एवरेज इन्वेस्टर के लिए ये चॉइस काफ़ी हद तक ठीक है। बहुत सारी जगहों पर ETF को बहुत ही बेहतर टूल की तरह से देखा जाता है। ये नॉलेज काफ़ी हद तक US से इन्फ्लुएंस्ड है, जहां पर कि ETF में कुछ स्पेसिफिक टैक्स बेनिफिट हैं कंपेयर टू म्यूचुअल फंड, चाहे वो इंडेक्स फंड ही क्यों ना हो। बट इंडिया में चूंकि इंडेक्स फंड और ETF के अंदर कोई ऐसा स्पेसिफिक डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पर मैं रिकमेंड करूँगा कि इंडेक्स म्यूचुअल फंड एक सिंपल चॉइस होती है किसी भी इन्वेस्टर के लिए। अगर आप एक ट्रेडर हैं या फिर आप स्टॉक के अंदर काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं और आप इंडेक्सेस के अंदर अपना थोड़ा एक्सपोजर बढ़ाना चाहते हैं, इन दैट केस ETF कैन बी अ गुड ऑप्शन। यहाँ पर आपको स्विंग ट्रेडिंग करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। आई होप इस वीडियो ने आपको म्यूचुअल फंड, ETF एंड इंडेक्स फंड के बारे में कुछ बेहतर पर्सपेक्टिव दिया होगा और आप शायद अपनी इन्वेस्टिंग के लिए इन टूल्स को बेहतर ढंग से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब आप मेरे वीडियोस को अप्रिशिएट करते हैं तो मुझे वाकई में बहुत इनकरेजमेंट मिलती है। जल्द ही मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।